हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेशन को। आज की इस प्रैक्टिस सेशन में हम जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं उसका नाम है पेरेंट कंपनी। प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपको अपने रिवायात याद दिला दूं जो मैंने आप लोगों को सिखाए हुए हैं कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट नोट्स हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। पहला स्टेप होगा रिक्वायरमेंट पढ़ो। सेकंड स्टेप होगा रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने स्ट्रक्चर बना दो। अब जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसके लिए ट्रायल बैलेंस जो आपको एग्जामिनर दिया होगा आप इसको एनालाइज करेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट नोट्स आप अपने फाइनल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट हम लेंगे रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट ए, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पेरेंट कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 20x2 और इसके मार्क्स से 8 मार्क्स। यानी हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है किसके लिए? प्रिंट कंपनी के लिए। और प्रिंट कंपनी का ईयर एंड है 30 जून 20x2। प्रिंट कंपनी का ईयर एंड है 30 जून 20x2। तो ईयर स्टार्ट होगा 1 जुलाई 20x1। ईयर एंड है 30 जून 20x2 तो ईयर स्टार्ट होगा 1 जुलाई 20x1। ठीक है, डेट्स को याद रखें। फिर उसके बाद प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर प्रिंट कंपनी एज एट 30 जून 20x2। हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है। इसके मार्क है 12 मार्क्स तो टोटल बन जाते हैं 20 मार्क्स। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको गिवन है कि एग्जामिनर कह रहा है कि टू द नियरेस्ट $1000 वर्किंग करें। मैंने आपको बताया है कि कभी आपको एग्जामिनर देगा कभी आपको नहीं देगा। अगर एग्जामिनर ने दिया तो ठीक है, अगर एग्जामिनर ने नहीं दिया कि आप टू द नियरेस्ट $1000 वर्किंग करें तो सबसे पहले आप अपने ट्रायल बैलेंस को देख ले। अगर ये टू द नियरेस्ट $1000 है तो डायरेक्टली आप आकर यहाँ पर लिख लें क्योंकि हमने तमाम की तमाम वर्किंग टू द नियरेस्ट $1000 ही करनी है। तो ये हम एग्जामिनर को बता देंगे कि हम तमाम के तमाम वर्किंग टू द नियरेस्ट $1000 ही करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर बना दे। स्ट्रक्चर के लिए ये वाली लाइन हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हमेशा स्टार्ट होती है रेवेन्यू से। फिर हमने डिडक्ट करना होगा कॉस्ट ऑफ सेल और उसके बाद आ जाता है ग्रास प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह कुछ गिवन है तो उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस को एनालाइज करेंगे। तो आप देखें इक्विटी शेयर, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, रिटेन अर्निंग, प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, लैंड, बैंक लोन, रिसीवेबल, पेबल, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखिए रेवेन्यू लिख लिया मेरे। प्रोडक्शन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो हम जाकर लिख लेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। उसके बाद है लिख लें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इससे जो प्रॉफिट आएगा उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर हमने ऐड करनी होगी इन्वेस्टमेंट इनकम। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनकम है तो नहीं, हो सकता है नोट्स में हो, अगर ना हो तो उसकी जगह पर हम जीरो लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसको कहेंगे प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स, जिसका पुराना नाम था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पीबीआईटी, अभी होगा प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स। फिर उसके बाद हम डिडक्ट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट को और हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हमने डिडक्ट करना होगा टैक्स एक्सपेंस, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये देखिए ये बन गया आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का कंप्लीट स्ट्रक्चर। रेवेन्यू आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट एंड ओपनिंग इन्वेंटरी, ये सारी चीजें आपको गिवन है। उसी के मुताबिक मैंने ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना दिया। ठीक, अब इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ स्पेसेस छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक एक लाइन छोड़ी हुई है, हो सकता है कुछ मेजर एडजस्टमेंट हमसे रह जाए तो हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, पार्ट बी, और इसके लिए भी हम ये सेंटेंस कॉपी पेस्ट कर लेंगे रिक्वायरमेंट से। अब आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टार्ट होती है हमारे पास एसेट से।
एसेट्स में हमारे पास होती है नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स हम देख लेंगे तो कौन कौन से हैं। आपको इक्विटी शेयर कंपोनेंट, इक्विटी रिटर्न अर्निंग, ये प्लांट एंड मशीनरी गिवन है और लैंड गिवन है। अगर आप सेपरेटली लिखना चाहते हो सेपरेटली लिख दो, अगर आप एक साथ लिखना चाहते हो एज अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इस तरह आप लिख दो, ठीक है। और अगर सेपरेटली लिखना चाहते हो तो सेपरेटली भी लिख सकते हो। उसके बाद कोई और इंटेंजिबल तो नहीं है, ठीक है। तो हम एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद हेडिंग दे देंगे करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में हमारे पास है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, देख लें। उसके बाद हमारे पास है कैश एट बैंक, ये देखें कैश एट बैंक। तो अगर ओपनिंग है तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री भी होगी, और हम कुछ स्पेसेस देंगे तो आप पास फिर आ जाएगा कैपिटल का सेक्शन। तो कैपिटल के सेक्शन में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी है, रिटेन अर्निंग्स है, तो हम वो लिख लेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। अगर साथ में शेयर प्रीमियम लिखना चाहते हो वो भी लिख ले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिटेन अर्निंग्स, कुछ स्पेस देकर हम फिर लाइबिलिटीज का हेडिंग दे देंगे। लाइबिलिटी में हमारे पास होगी नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास है बैंक लोन। फिर हमारे पास करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास है ट्रेड एंड अदर पेबल्स। जल्दी जल्दी से स्ट्रक्चर हम बना देंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये बन गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का स्ट्रक्चर। देखें इसको, कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये, फ्रॉम एसेट्स कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। रिक्वायरमेंट पढ़ ली हमने, स्ट्रक्चर बना दिया। अभी आप लोगों ने क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट नोट्स आप अपने दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। अब पहले भी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, अब दोबारा मैं बता रहा हूं कि आप इस तरह नहीं होते स्टार्ट हमेशा रेवेन्यू से ले लेकिन प्रॉफिट और लॉस में स्टार्ट रेवेन्यू से होती है, तो आप एक एक नोट को चेक करते जाए कि कहीं रेवेन्यू का है तो नहीं वर्किंग या एडजस्टमेंट, फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल इस तरह चलते नहीं, इस तरह नहीं होगा भाई। आपने एडिशनल नोट से स्टार्ट ले लेनी है, एडिशनल नोट से, ठीक है। एक एक नोट को पढ़ते जाए और उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करते जाए, एक एक नोट को पढ़ते जाए और उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करते जाए। जब सारे नोट्स खत्म हो जाए उसके बाद उसको क्लोज कर ले। जब आप क्लोज कर लेंगे, ठीक है, जब आप अपनी वर्किंग को क्लोज कर लेंगे तो साथ में फाइनेंस स्टेटमेंट में उसको एंट्री कर दें, और जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको एज इट इज ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यू गिवन है उसी के मुताबिक आप जाकर वहां पर एंट्री कर दें। कहां पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यानी आपको स्टार्ट से बिल्कुल टॉप से बॉटम तक नहीं चलना, बस रेलेवेंट नोट्स को देखते जाए और उसी के मुताबिक अपने एडजस्टमेंट करते जाए। कैसे, देखे जरा। नोट नंबर 1, ऑन 1 जनवरी 20x2, यहाँ पर एग्जामिनर बात कर रहा है 1 जनवरी 20x2 की। कंपनी की ईयर एंड क्या है, प्रिंट कंपनी की, प्रिंट कंपनी की ईयर एंड है क्या, 30 जून 20x2। ईयर स्टार्ट 1 जुलाई 20x1, एंड 30 जून 20x2। यहाँ पर एग्जामिनर बात कर रहा है 1 जनवरी 20x2 की। एग्जामिनर बात कर रहा है 1 जनवरी 20x2, यानी मिड ईयर की बात कर रहा है, वो मिड ईयर की बात कर रहा है। प्रिंट कंपनी रेस्ड फंड ऑफ $30 मिलियन। प्रिंट कंपनी ने फंड रेस की है, फाइनेंस रेस की है, जिसकी टोटल वैल्यू है $30 मिलियन। द फुल अमाउंट वाज रिकॉर्डेड इन द नॉमिनल लेजर एज अ बैंक लोन, और कंप्लीट अमाउंट को रिकॉर्ड कर दिया गया है एज अ बैंक लोन, एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। $30 मिलियन को देखे यहाँ पर, बैंक लोन 30,000, ठीक है, इन टर्म ऑफ 1000 30,000 बनते हैं, उसको रिकॉर्ड किया गया है एज अ लाइबिलिटी। The fund actually consisted of a bank loan of $16 million and $14 million from the issue of $7 million one ordinary shares। देखिए जरा, बात इस तरह है कि 1 जनवरी 20x2 ड्यूरिंग द ईयर्स प्रिंट कंपनी ने फाइनेंस रेस की है। फाइनेंस की जो टोटल वर्थ है वो है $30 मिलियन। फाइनेंस की टोटल वर्थ कितनी है, $30 मिलियन। और उस फाइनेंस को प्रिंट कंपनी ने एज अ बैंक लोन रिकॉर्ड किया गया है, एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड की गई है। कंप्लीट की कंप्लीट अमाउंट को एज अ लोन रिकॉर्ड की गई है। असल में जो फाइनेंस रेस की गई है, जो फंड रेस की गई है, उसमें $16 मिलियन लोन है, लाइबिलिटी है, बैंक लोन है, और 14 मिलियन प्रिंट कंपनी ने शेयर्स इशू की है।
ये बात समझ में आई आप लोगों को? 30 मिलियन का फाइनेंस है, 30 मिलियन का फाइनेंस है, जिसको प्रिंट कंपनी ने एज अ बैंक लोन रिकॉर्ड किया है। एक्चुअली उसको स्प्लिट करना चाहिए था बिटवीन द बैंक लोन इन इशू ऑफ शेयर्स, क्योंकि प्रिंट कंपनी ने बैंक लोन भी रेज की है, बैंक से लाइबिलिटी भी ली है, और साथ में शेयर्स भी इशू की है, तो इसको स्प्लिट करना चाहिए था। प्रिंट कंपनी ने क्या किया, कंप्लीट के कंप्लीट अमाउंट को एज अ बैंक लोन रिकॉर्ड किया। गलत है, इस गलती को सबसे पहले ठीक कर दे। आ जाए बैंक लोन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा बैंक लोन है 30 मिलियन एज पर द ट्रायल बैलेंस, और यहाँ से हम 14 मिलियन यानी 14,000 रिमूव कर देंगे, 16,000 हो जाएगा। उसके बाद हमने शेयर्स इशू भी रिकॉर्ड करनी है, तो इसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम में। तो सबसे पहले इसकी ओपनिंग बैलेंसेस लिख दें, विच इज 29,600 और 15,500 फॉर शेयर प्रीमियम, ठीक है। अब अब आप कहेंगे कि सर कैश की एंट्री क्यों नहीं की? भाई कैश तो सही रिकॉर्ड किया है ना, कैश तो सही रिकॉर्ड किया है। देखिए जरा, यहाँ पर फाइनेंस मिली है 30 मिलियन की, तो इसने एंट्री की होगी कैश डेबिट 30 मिलियन, बैंक लोन क्रेडिट 30 मिलियन। गलती जो इसने की है उसने क्रेडिट एंट्री में की है, डेबिट एंट्री इसने सही रिकॉर्ड की है। देखिए मैं डबल एंट्री से समझाता हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट्स कैश की एंट्री कर लेते हैं, जो कि गलत होगी, ठीक है। आप लोगों ने ये एंट्री नहीं करनी पेपर में, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी भाई? कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ठीक है। बैंक लोन क्रेडिट होना चाहिए था, सही एंट्री जो फाइनेंस रेस की है। साथ में शेयर कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए थी, और अगर पार वैल्यू से अबव वैल्यू के ऊपर शेयर इशू की गई है तो शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट होनी चाहिए थी, ठीक है। अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो 14 मिलियन शेयर इशू से फाइनेंस आया है, 14 मिलियन का, देखिए 14 मिलियन। और शेयर्स कितनी इशू की है? 7 मिलियन। पार वैल्यू क्या है? $1, तो 7 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 7 मिलियन। कैश कितना आया है? 14 मिलियन। तो इसका मतलब ये कि पार वैल्यू से अबव वैल्यू के ऊपर शेयर इशू की गई है, तो शेयर प्रीमियम अबव वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए, सही एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट 30 मिलियन इन टर्म ऑफ थाउजेंड्स, बैंक लोन क्रेडिट होना चाहिए था 16,000, 7,000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था, और 7,000 से शेयर प्रीमियम। अभी अगर आप इन फोर को प्लस करें तो यहाँ मेरे एरो के साथ देख ले 30,000 ही आ रहा है। गलती क्या हुई प्रिंट कंपनी से? रॉन्ग एंट्री। गलती क्या हुई देखे जरा। गलती, कैश तो इन्होंने सही रिकॉर्ड किया, ठीक है, और इन्होंने क्रेडिट कर दिया सिर्फ और सिर्फ बैंक लोन को, यानी कैश कर दिया 30,000 डेबिट और बैंक लोन क्रेडिट कर दिया 30,000, ठीक है। अगर आप देख रहे तो कैश की एंट्री दोनों में सही है, कैश में गलती नहीं है। ऐसा ना हो कि आप 14 जगह कैश में भी ऐड कर दो, ऐसा नहीं है। कैश की एंट्री सही रिकॉर्ड की है, गलती जो हुई है वो क्रेडिट वाली एंट्री में हुई है। होनी चाहिए थी बैंक लोन क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट, इसने सिर्फ बैंक लोन क्रेडिट कर दिया। तो हम इस गलती को ठीक किस तरह करेंगे? यहाँ पर हम कह देंगे रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन किस तरह करेंगे? जो बैंक लोन आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया उसको वापस डेबिट कर दो, 14,000 से बैंक लोन डेबिट कर दो, और क्रेडिट कर दो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को, कितने से? 7,000 एंड 7,000। अभी अगर आप देख रहे तो बैंक लोन को तो मैंने डेबिट कर दिया, देखिए 14,000 से, क्रेडिट डेबिट करेंगे तो कम होगा 14,000 से, और 7,000 आप जाकर शेयर कैपिटल और प्रीमियम में रिकॉर्ड कर दो। अब आप पेपर में क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 7,000 की वर्किंग शो करेंगे, उसके अलावा ये एंट्री आप लोग नहीं करेंगे। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए की हुई है, ये वाली एंट्री मैंने आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए की हुई है कि सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, इन्होंने ये कर दी। अब हम इसकी रेक्टिफिकेशन इस तरह कर लेंगे, ठीक। अच्छा, अब आगे पढ़ने से पहले मैं इसकी और गलती भी आप लोगों को बता दूंगा। ये जो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर फुल अमाउंट इसने एज अ बैंक लोन रिकॉर्ड किया है तो इसने इंटरेस्ट एक्सपेंस भी फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड किया होगा। असल में 16 मिलियन पर कैलकुलेट करनी चाहिए थी, इसने इंटरेस्ट एक्सपेंस भी 30 मिलियन पर किया होगा, तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस की गलती भी ठीक करनी होगी। अब देखते जाएं। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन एट 5% per annum. An accrual for 6 month interest has been included in trade and other payable. ये याद रखना, ट्रेड एंड अदर पेबल में भी accrual की एंट्री हुई है, यानी इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया, पेबल में रिकॉर्ड है, accrual है, पेबल में रिकॉर्ड किया गया है, तो पेबल में भी गलती ठीक करनी होगी।
and recognized as a finance cost. However, the calculation of interest was incorrectly based on the nominal ledger loan balance at 30th June 2002. देखिए मैंने बताया ना ये इंटरेस्ट एक्सपेंस इस 30,000 पर ही कैलकुलेट की गई है। तो चलिए अब इसकी वर्किंग को ठीक कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। देखिए मैं रेवेन्यू से वर्किंग स्टार्ट नहीं ले रहा, अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट नोट्स बस मैं कर रहा हूँ। वर्किंग फाइनेंस कॉस्ट एज पर ट्रायल बैलेंस, एज पर ट्रायल बैलेंस जो बैलेंस है फाइनेंस कॉस्ट की वो है 750। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेक्शन ऑफ एरर कर लेंगे, गलती को ठीक कर लेंगे। गलती क्या है भाई, 14 मिलियन से तो मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि हम अपनी तमाम वर्किंग टू द नियरेस्ट $1000 कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट है 5% और फाइनेंस रेट की गई है मिड ईयर में, मल्टीप्लाई 6/12 और यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा लेंगे तो आपकी गलती ठीक हो जाएगी। तो 350 से फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस है डेबिट, 350 से हो जाएगा क्रेडिट और साथ में हम ट्रेड पेएबल को डेबिट कर लेंगे, ट्रेड पेएबल की बैलेंस को भी कम कर देंगे। तो ट्रेड पेएबल एज पर द ट्रायल बैलेंस है 4170। ठीक है, और इससे हम 350, लेकिन लिंक करना है। ठीक है, 350 डायरेक्टली नहीं लिंक करना, लिंकिंग करनी है सिर्फ कि वर्किंग कहाँ से आया। तो यहाँ पर मैंने 350 से पेएबल को कम कर दिया और यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट भी 350 से कम हो गया। ठीक है, ये आपकी हो गई नोट नंबर 1। इसके बाद नोट नंबर 2, inventories at 30th June 2002 were initially valued at a total cost of $5.7 million। रुक जाए, इन्वेंट्री है, ईयर एंड की बात हो रही है तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वर्किंग है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वर्किंग है, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट कहां पर होती है, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो यहाँ पर सिमल्टेनियसली कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग भी बना दे, यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी वर्किंग बना दे, क्योंकि बाद में इसकी एडजस्टमेंट हम कहां पर करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में। कॉस्ट ऑफ सेल स्टार्ट कहां से होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री, और यहाँ पर गिवन है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अगर आप ओपनिंग इन्वेंट्री को देख लो तो वो है 6850, प्रोडक्शन कॉस्ट है 6150। ये रही। ठीक है, अब आ जाए क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर क्वेश्चन। एज पर क्वेश्चन हमारा बैलेंस है 5.7 मिलियन, सो ये हो जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आगे देखें, दिस इंक्लूड 700 यूनिट्स, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये 700 यूनिट्स की कॉस्ट ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, दिस इंक्लूडेड 700 यूनिट्स विद अ कॉस्ट ऑफ $1400 पर यूनिट, जिसकी कॉस्ट है 1400। इन ऑर्डर टू सेल, देखिए जरा, in order to sell this item they need an additional process that cost 400 per unit, at which point they can be sold for 1600 per unit। इसके ऊपर हम 400 और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाएंगे, उसके बाद हम जाकर इसको बेच सकते हैं 1600 पर यूनिट। तो यहाँ पर एनआरवी बन रही है 1200, कॉस्ट है 1400, तो इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना चाहिए। देखिए जरा ना, हम हमेशा लेंगे लोअर ऑफ। ठीक है, कॉस्ट एंड एनआरवी, तो कॉस्ट है 700 यूनिट है, हर एक की कॉस्ट है 1400। इसको मैं डिवाइड बाय 1000 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम तमाम की तमाम वर्किंग टू द नियरेस्ट $1000 कर रहे हैं और ये आपको टू द नियरेस्ट $1000 गिवन नहीं है, तो आपने इसको फिर 1000 पर डिवाइड भी करना होगा। तो 980 कॉस्ट होनी चाहिए, एनआरवी 700 यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस है 1600 और कॉस्ट है 400। सो 1600 माइनस 400 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि हम तमाम के तमाम वर्किंग टू द नियरेस्ट $1000 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी 840। इन्वेंट्री राइट ऑफ कितनी से करनी चाहिए, इज इक्वल टू दिस, या आप इस तरह कर लें, यहाँ पर रेफरेंस दे दें और यहाँ पर लिख दें इतनी सी राइट ऑफ करनी चाहिए 140। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का साइन भी लगा दें, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 5560
इस क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल में भी कर दे, इज इक्वल टू माइनस, और साथ में क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन का भी हिस्सा बनती है, तो यहाँ पर हो जाएगी इन्वेंट्री इज इक्वल टू, रेफरेंस दे देंगे हम 5560। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी एंट्री आ गई, और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस में भी कॉस्ट ऑफ सेल में हमने एडजस्टमेंट कर दी। तो इस तरह जब आपके साथ स्ट्रक्चर प्रिपेयर होना, तो बस आप अकॉर्डिंगली वर्किंग करते जाए, तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। ये हमने नोट नंबर 2 भी कर लिया। चले नोट नंबर 3, ये हो गया नोट नंबर 2। आप जरा देख ले खैर, 1 मिनट। ओके, चले नोट नंबर 3, एट 30 जून 20x2। अब एग्जामिनर बात कर रहा है बिल्कुल ईयर एंड की, बिल्कुल ईयर एंड आखिरी दिन की बात कर रहा है एग्जामिनर, आखिरी दिन की बात कर रहा है। Print company has a contract to purchase 22,500 electrical components over the next 3 years at a cost of $450 each. At 30th June 2002, प्रिंट कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गई, जिसमें प्रिंट कंपनी 22,500 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट खरीदेगी, लेकिन ये कंपोनेंट ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स पे खरीदेगी। ठीक है, तो यही ईयर एंड की बात हो रही है, मतलब बिल्कुल आखिरी दिन पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो 20x3, x4 एंड x5 3 इयर्स के लिए प्रिंट कंपनी 22,500 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स परचेज करेगी, $450 per electrical component. These purchases are made at a constant rate. Okay, आगे। These components are no longer required for their initial purpose, but do have an alternative use. ये जो components हैं जिसके मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको अल्टरनेटिव थिंग्स पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसका एक अल्टरनेटिव यूज है, which will require additional manufacturing cost of $600 per component. Thereafter, each component can be sold for $900. देखिए, बिल्कुल आखिरी दिन पर, लास्ट डे पर, रिपोर्टिंग डेट पर प्रिंट कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गई, जिसमें वो 22,500 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स परचेज करेगी ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, अगले 3 इयर्स पर। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की कॉस्ट है $450, और एक कांस्टेंट रेट पर परचेज करेगी, कांस्टेंट रेट मतलब 450 ही रहेगा। अब जिस चीज के लिए प्रिंट कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई थी, जिस चीज के लिए प्रिंट कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई थी, अब उस चीज के लिए इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिंट कंपनी इसका अल्टरनेटिव यूज कर सकती है। अल्टरनेटिव यूज के लिए उसको एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी $600, उसके बाद जाकर वो एक कंपोनेंट को सेल कर सकती है 900 पर। तो अगर आप टोटल कॉस्ट को देख ले 450 प्लस 600, तो ये मेरे पास 1050 बनती है, सेलिंग प्राइस है 900, तो इसका मतलब है कि लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अल्टरनेटिवली print company could cancel the contract immediately by paying a penalty of $4 million। भाई आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो, पेनल्टी पे करो $4 million। तो हमने देखना होगा कि जो लॉस है वो कितना है, पेनल्टी ऑलरेडी गिवन है 4 मिलियन, तो इन दोनों में से जो लोअर ऑफ होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। अगर पेनल्टी लोअर है तो हम पेनल्टी को चूज करेंगे, अगर एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी जो अल्टरनेटिव यूज है उसकी से लॉस कम आ रहा है तो हम उसकी तरफ जाएंगे, दोनों में से जो लोअर होगा। ऑलरेडी IAS 37 में सिखा चुका हूं कि ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपने लोअर ऑफ लेना होगा, पेनल्टी और जिस काम के लिए आप कर रहे हो मतलब जो लॉस है, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसकी तरफ आप जाएंगे, उसको आप चूज करेंगे। तो हम ये वर्किंग से फाइंड करेंगे। Any adjustment resulting from this information should be made to administrative expenses। हमने एडजस्टमेंट करनी है टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और एग्जामिनर ने कह दिया डिस्काउंटिंग को इग्नोर कर दे। अब देखिए जरा एडजस्टमेंट कहां पर होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ सेल हम यहाँ पर वर्किंग बना देंगे। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यहाँ पर हम लिख लेंगे, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा, बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, और एज पर ट्रायल बैलेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 29,570, ये रहा। इसके बाद हम यहाँ पर वर्किंग कर लेंगे
ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब देखें ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो परचेज प्राइस जो है आप लिख लेंगे कॉस्ट, डबल चेक करेंगे 450। एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो है $600। ठीक है, देखें वो है $600। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1050। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है वो है 900। ये रही टोटल कॉस्ट, ये रही सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से जो लॉस आ रही है वो हो जाएगी 150। अब अगर मैं टोटल लॉस को कैलकुलेट करना चाहूँ तो टोटल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में खरीदूंगा 22,500 पर कंपोनेंट। मुझे लॉस हो रहा है 150 का एंड डिवाइड बाय 1000, क्योंकि हम तमाम वर्किंग टू द नियरेस्ट $1000 कर रहे हैं और ये आपको वैल्यू टू द नियरेस्ट $1000 गिवन नहीं है। जब गिवन नहीं, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल लॉस ऑफ 3375। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करना होगा इमीडिएटली। ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट या आप लिख सकते हैं प्रोविजन एक्सपेंस, तो ये हो जाएगा 3375। ठीक है, साथ में आपने लाइबिलिटी भी क्रेडिट करनी होगी। तो लाइबिलिटी हम क्रिएट करेंगे, कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये तो हम परचेस करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। ठीक है, सारे के सारे इस ईयर नहीं, सारे के सारे नेक्स्ट ईयर नहीं, दूसरे नहीं, बल्कि ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो हम क्या इसको करंट लाइबिलिटी में लिख ले या नॉन करंट में? हम इसको करंट में लिख दे या नॉन करंट में, क्या कहते हो आप लोग? दोनों में लिखेंगे भाई। नेक्स्ट 12 मंथ्स हमें रिपोर्टिंग डेट के ऊपर करना हूं, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट में मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। तो जब रिपोर्टिंग डेट पे मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, ठीक है, रिपोर्टिंग डेट में मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो लाइबिलिटी होगी वो करंट लाइबिलिटी होगी, और नेक्स्ट 2 इयर्स जो बन जाएगी वो नॉन करंट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट है 3 इयर्स का, तो नेक्स्ट 12 मंथ्स मेरी करंट और बाकी जो 2 इयर्स रह गए वो मेरी नॉन करंट। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप प्रोविजन लाइबिलिटी लिख लो। तो रेफरेंस देना होगा आपने। ठीक है, वो है 3375 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। वर्किंग की तरफ आ जाए, ये देख लें। ठीक है, 2 मंथ वाली बन जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी, और 2 इयर्स वाली और 1 ईयर की बन जाएगी करंट लाइबिलिटी। तो इज इक्वल टू रेफरेंस दे देंगे 3375 डिवाइड बाई 3, तो 1125 बन जाएगी करंट लाइबिलिटी एंड 2250 नॉन करंट लाइबिलिटी। आप इन दोनों को प्लस कर दें तो आपके पास देखिए, एरो को देख ले, माउस 3325 ये आ रही है सम। ठीक है, ये आपके साथ ये वाला पॉइंट नहीं होगी। उसके बाद नोट नंबर 4, ऑन 1 जुलाई 20x1। अब एक एग्जामिनर बात करें बिल्कुल ईयर स्टार्ट की, बिल्कुल ईयर स्टार्ट की बात करें, 1 जुलाई 20x1। The directors of print company decide to sell a piece of machinery and the asset meet the criteria to be classified as a held for sale at that date. The machine, which cost $2.4 million, had a carrying amount of $1.5 million at 1st July 20x1. At that date, the fair value less cost to sell was $1.14 million. रुक जाए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम वर्किंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे, बना देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पर हम साथ में वर्किंग बना देंगे L for sale। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारे पास है लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा लैंड, यहाँ पर हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर मैं इसकी ओपनिंग बैलेंसेस लिख दूंगा
कॉस्ट की, ठीक है। कॉस्ट ओपनिंग बैलेंसेस, कॉस्ट जो है वो है 16,200, और लैंड की है 45,000। ठीक है। इसमें जो हमने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया उसको हम रिमूव कर देंगे कॉस्ट पर। हेल्ड फॉर सेल जो पीस ऑफ मशीनरी है उसकी कॉस्ट है 2.4 मिलियन। तो देखिए 2.4 मिलियन, सो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि एट द ईयर स्टार्ट है, ठीक है। तो जो हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे तो ईयर स्टार्ट पर एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गया, उसको रिमूव कर दो क्योंकि वो डिप्रिसिएट नहीं होगा। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, बिल्कुल पहले दिन पर हेल्ड फॉर सेल की क्राइटेरिया मीट हो गई, पहले ही दिन पर हेल्ड फॉर सेल की क्राइटेरिया मीट हो गई, तो फिर उसको हम डिप्रिसिएट नहीं करेंगे क्योंकि डिप्रिसिएशन रुक जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो आफ्टर क्लासिफाइंग जो बैलेंस बच जाएगा वो ये रहा, ठीक है। अब जो एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गया, तो मैंने आपको सिखाया कि आपने हमेशा लेना होगा लोअर ऑफ कौन सा, कैरिंग वैल्यू, ठीक है, एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब कैरिंग वैल्यू जो है वो है 1.5 मिलियन, सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो है 1.14 मिलियन। तो लोअर ऑफ कौन सा है, 1140, कैरिंग वैल्यू ज्यादा, रिकवरेबल अमाउंट कम, दूसरा स्टैंडर्ड बीच में आ गया। ये तो IFRS 5 तो ठीक है, लेकिन इसमें कैरिंग वैल्यू ज्यादा, रिकवरेबल अमाउंट कम, तो आप इम्पेयरमेंट को एंट्री कर दो। याद है इम्पेयरमेंट, जब कैरिंग वैल्यू ज्यादा, रिकवरेबल अमाउंट कम, इम्पेयरमेंट हो चुकी है, इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर दो। इम्पेयरमेंट हो गई 360 की, ठीक है। अब आगे पढ़ें। The machine was sold for $1.1 million after selling cost on 1st July 20x2. No adjustment have been made to take account of classifying the machine as held for sale. मशीन सोल्ड की गई है 1.1 मिलियन डॉलर के ऊपर आफ्टर द सेलिंग कॉस्ट ऑन 1st जुलाई 20x2। ईयर एंड है 30 जून 20x2, सारे मेरी तरफ देखें। ईयर एंड है 30 जून 20x2, ईयर एंड क्या है 30 जून 20x2। मशीन को सेल किया गया है 1st जुलाई 20x2, यानी एक दिन बाद, ईयर एंड के एक दिन बाद। कितने का, 1.1 मिलियन डॉलर का। देखें, एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड, उससे एक दिन बाद, एट द ईयर एंड की डेट है ना 30 जून 20x2, इसके एक दिन बाद 1st जुलाई 20x2 को मशीन बेच दी गई है फॉर 1.1 मिलियन डॉलर। तो इसका मतलब ये, अगर एक दिन बाद मैं उसको बेच रहा हूँ 1.1 मिलियन पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड बिल्कुल 30 जून 20x2 पर उसकी वैल्यू थी 1.1 मिलियन की। एक दिन में इतने चेंजेस तो नहीं आते ना। अगर एक दिन बाद, आफ्टर वन डे, मैं एसेट बेच रहा हूं 1.1 मिलियन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे एक दिन पहले भी इसकी वैल्यू थी 1.1 मिलियन डॉलर। सो एट द ईयर एंड इसकी जो फेयर वैल्यू थी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यहां पर मैं जरा स्पेलिंग ठीक कर दूं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट ईयर एंड इज 1.1 मिलियन 1100। तब देखें, पहले मैंने इसको रिकॉग्नाइज किया होगा 1140 पर, अब इसकी वैल्यू है 1100, तो इसका मतलब ये वैल्यू और गिरी, वैल्यू और गिरी, तो इसका मतलब फर्दर इम्पेयरमेंट की एंट्री करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो फर्दर मैं इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर दूंगा 40 का, टोटल इम्पेयरमेंट हो जाएगा 400 का, ठीक। और इसको मैं हेल्ड फॉर सेल एट द ईयर एंड यहाँ पर सेपरेटली लिख दूंगा, हेल्ड फॉर सेल, और यहाँ पर रेफरेंस दे दूंगा 1100, हेल्ड फॉर सेल, क्लियर। इसके बाद Print company policies to depreciate plant and machinery at 15% annum on cost and to present the depreciation charge in cost of sale. तो depreciation जब मैं charge करूंगा वो होगा 15% on cost, so cost multiply by 15%, ये हो गई depreciation expense, और इसको हम cost of sale में present करेंगे। Depreciation expense is equal to this
और डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में है तो इम्पेयरमेंट भी उससे रिलेटेड हम कॉस्ट ऑफ सेल में ही रिकॉर्ड करेंगे। ये रही 400। ठीक है, ये रहा इम्पेयरमेंट एक्सपेंस भी 400। उसके बाद हम कैरिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैरिंग वैल्यू के साथ होगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमें जो गिवन है एट द स्टार्ट, ये रहे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 7290। तो आप लोग भी इस तरह करेंगे ना, 7290 प्लस डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, और फिर इस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को कॉस्ट से माइनस करेंगे तो आपके पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। इस तरह होगा, क्या कहते हो आप लोग? इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, इस तरह होगा। गलत है ये, गलत है। क्यों गलत है, देखिए जरा। ओपनिंग बैलेंस से हमने हेल्ड फॉर सेल की कॉस्ट हटा दी, क्या इस हेल्ड फॉर सेल एसेट की हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन रिमूव की है? भाई कॉस्ट में ये इंक्लूडेड है 16,200, 16,200 से मैंने हटा दिया। तो अगर कॉस्ट में इंक्लूडेड है तो मैंने इसको क्या डिप्रिसिएट नहीं किया होगा? क्या मैंने इस एसेट को डिप्रिसिएट नहीं किया होगा जो एसेट मैंने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दी? बिल्कुल भाई, मैंने इसको डिप्रिसिएट किया होगा। तो जब मैंने इसको डिप्रिसिएट किया होगा तो इसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी आ रही होगी। जब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी आ रही है तो हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को भी रिमूव करना होगा। किस तरह, देखते जाए, देखते जाए। ये सिर्फ यहाँ पर ये लिख दूं, देखें, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यहाँ पर मैं लिख लूंगा एज पर ट्रायल बैलेंस। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 7290। हेल्ड फॉर सेल वाला एसेट की एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मैंने माइनस करनी है। तो देखिए, हेल्ड फॉर सेल एसेट की आपको कॉस्ट गिवन है 2.4 मिलियन विच इज 2400। उसकी कैरिंग वैल्यू आपको गिवन है विच इज 1.5 मिलियन विच इज 1500। तो कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट में जो डिफरेंस होगा वो बन जाएगा आपकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो यहाँ से आप एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी हटा दोगे विच इज 6390। तो यहाँ पर आप लोग ये लोगे क्योंकि वहां पर आपने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन रिमूव नहीं किया था। तो असल में कैरिंग वैल्यू बनती है 5340, और टोटल बन जाएगी इन दोनों को प्लस करके। तो अगर सेपरेटली लिखते हो तो लैंड का ये लिखो, प्रॉप प्लान एंड मशीनरी के लिए ये लिख लो, और अगर टोटल लिखना चाहते हो तो 50340 की यहाँ पर लिंक करो। ठीक है, तो अगर कॉस्ट को रिमूव करोगे तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को भी रिमूव करना होगा। द इनकम टैक्स रिफंड है। रिफंड क्यों? क्योंकि लॉस हो रहा होगा, तो हम देख लेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड की एंट्री पर मैं समझाता हूँ। तो रेवेन्यू की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो रेवेन्यू एज अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस लिख दिया 97,400। अब देखते जाए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल मैं प्लस कर दूंगा विच इज 63910। यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे इज इक्वल टू माइनस, ये रहा, ये रही आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। एडमिन एक्सपेंसेस को भी टोटल कर लेंगे। ये रही एडमिन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन की कोई वर्क नहीं थी तो एज इट इज लिख लेंगे 7200, और यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा दूंगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट से ये दोनों एक्सपेंसेस हम डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग लॉस हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है तो जीरो। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर नहीं, अब चेंज करते रहे। ठीक है, लॉस बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स। फाइनेंस कॉस्ट को भी टोटल कर दे, सारे वर्किंग के बाद इस तरह टोटल करते जाएंगे इज इक्वल टू माइनस 400। तो यहाँ पर भी हम ठीक कर लेंगे इसको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, लॉस बिफोर टैक्स। और इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं है, यहाँ पर है इनकम टैक्स रिफंड। जब प्रॉफिट होता है तो हम एचएमआरसी को टैक्स देते हैं, जब लॉस होगा तो हम रिकवर भी करेंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 2.53 मिलियन। तो यहाँ पर हम इसको एड लिख लेंगे
यहाँ पर इनकम टैक्स रिफंड हो जाएगा जिसकी वर्थ है 2.53, सो इज इक्वल टू 2.53 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नेट लॉस 4525 का। ठीक है, अब इनकम टैक्स रिफंड को हमने लिख लिया। जब इनकम टैक्स लाइबिलिटी होती है तो हम पेबल में करंट लाइबिलिटी में इसको लिखते हैं, रिफंड है तो अभी हम इसको करंट एसेट में लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री हमने करनी है, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग नहीं होती। तो इनकम टैक्स रिफंड यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू रेफरेंस दे रहे। ठीक है, ऊपर नेट लॉस भी हो गया तो उसको हम रिटर्न अर्निंग में एडजस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ टोटलिंग कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट है 50340, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल के में कोई वर्किंग नहीं थी तो 25010 एज इट इज लिख दो। कैश एट बैंक 4700। अगर हम इस करंट एसेट को प्लस करेंगे विदाउट हेल्ड फॉर सेल, इसकी वैल्यू ये है, और अगर इसके साथ हम हेल्ड फॉर सेल प्लस कर ले तो 38,900 आती है। और यहाँ पर हमने प्रूफ करना होगा कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अगर ये मैच आ गया तो आपके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल एसेट जब हम लिखेंगे दैट इज नॉन करंट एसेट प्लस टोटल करंट एसेट, ये रही। रिटर्न अर्निंग में एडजस्टमेंट कर दें, रिटर्न अर्निंग है 11,470, और इसमें नेट लॉस की एडजस्टमेंट कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा कैपिटल, ये आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी, ये आपके पास करंट लाइबिलिटी, ये आपके पास टोटल लाइबिलिटी। तो कैपिटल ये रही और लाइबिलिटी ये रही, दुआ करे पूरा आ जाए। ये रहा भाई, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। ठीक है, जब ये मैच हो जाए तो 89240 एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये आपकी थी तमाम की तमाम वर्किंग स्टेप्स को याद रखें, रिक्वायरमेंट पढ़ा करें, स्ट्रक्चर बनाया करें, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट नोट्स वर्किंग किया करें जिस तरह मैंने की है। ठीक है, हर की जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में चले, इस तरह भी आप चल सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। आप प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन में सिमल्टेनियसली एंट्री करते जाए, आपसे गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है।